ये कहानी आपको और कहीं नहीं मिलेगी सुनने को। अध्याय क्रोनोस की गलियों में संघर्ष और उम्मीद। भाग 1। 7वें दिन की उमस और भीड़। द क्रैम्प्ड सक्सेस। स्थान लूप सिटी का मुख्य बाजार। द इटर्नल टिफिन स्टॉल। समय बिजनेस शुरू होने के 7 दिन बाद दोपहर का समय। 7 दिन। पृथ्वी के हिसाब से यह सिर्फ एक हफ्ता था, लेकिन इस अजीब क्रोनोस ग्रह पर, जहां दो सूरज लाल और नीला मिलकर समय के साथ खेल खेलते थे, ये एक साल जैसा लग रहा था। उनका छोटा सा स्टॉल, जिसे उन्होंने जुगाड़ करके खड़ा किया था, अब बाजार का केंद्र बन चुका था। दोपहर का समय था और दोनों सूरज सिर पर थे। हवा में एक अजीब सी धातुई गंध और उमस थी। स्टॉल के अंदर का हाल तो और भी बुरा था। रहमत का चूल्हा लगातार जल रहा था। उसके माथे से पसीना टपक कर उसकी भौहों में अटक जाता था। अरे भाई, कोई थोड़ी हवा तो आने दो, वह झुंझलाया। यहां मसाले की गर्मी से ही मैं उबल जाऊंगा। जगह इतनी कम थी कि अगर रोहित को कैश काउंटर से मुड़ना होता तो उसकी कोहनी मीरा को लग जाती। सॉरी सॉरी, रोहित ने ग्राहकों से पैसे लेते हुए कहा। उसका यूनिवर्सल ट्रांसलेटर गले में लटका था और वो लगातार अजीबोगरीब एलियन भाषाओं को हिंदी में बदल रहा था। स्टॉल के पीछे एक बहुत ही संकरी नैरो जगह में अनन्या बैठी थी। उसके चारों तरफ गमले थे। वो अपनी ग्रोथ पावर का इस्तेमाल करके टमाटर और अजीब नीली सब्जियां उगा रही थी। जैसे ही एक सब्जी बड़ी होती, वो उसे तोड़कर रहमत को पकड़ा देती और तुरंत दूसरा बीज लगा देती। वो थक चुकी थी। उसकी उंगलियां मिट्टी में सनी थीं। राघव काउंटर के कोने पर खड़ा सब मैनेज कर रहा था। उसकी नजरें बाज की तरह हर तरफ थी। ग्राहक, पैसे, सप्लाई और सुरक्षा। प्रताप स्टॉल के बाहर अपनी राइफल लेकर खड़ा था, भीड़ को नियंत्रित कर रहा था। उसकी मौजूदगी ही काफी थी चोरों को दूर रखने के लिए। भीड़ का शोर बहरा कर देने वाला था। अलग अलग प्रजातियों के एलियंस धक्का मुक्की कर रहे थे। उनके हाथों में सोने के सिक्के या कीमती धातु के टुकड़े थे। वे सब एक ही चीज चाहते थे, रहमत के हाथ का बना, कभी न सड़ने वाला खाना। राघव ने सिक्कों से भरा डिब्बा देखा। बिजनेस अच्छा है, उसने मन ही मन सोचा। बहुत अच्छा है, लेकिन हम यहाँ सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। सप्लाई के बोरे उनके पैरों के पास पड़े थे। रात को सोने के लिए उन्हें एक दूसरे के ऊपर चढ़कर सोना पड़ता था। ये सफलता थी, लेकिन बहुत ही घुटन भरी सफलता। भाग 2। वो वफादार ग्राहक, द लॉयल कस्टमर। दोपहर की भीड़ थोड़ी कम हुई। तभी काउंटर पर एक जाना पहचाना चेहरा आया। ये एक बुजुर्ग एलियन था। उसकी त्वचा सूखे हुए, फटे हुए चमड़े जैसी थी, जिसका रंग गहरा भूरा था। उसकी 3 आंखें थीं, जो थकान से भरी लगती थी, और वो एक पुरानी फटी हुई चादर ओढ़े रहता था। ये पिछले 7 दिनों से लगातार आ रहा था। हर दिन ठीक इसी समय। वो कभी ज्यादा बात नहीं करता था। बस अपना सिक्का रखता, खाने का पैकेट लेता और वहीं कोने में खड़े होकर खाने लगता, जैसे उसे डर हो कि घर पहुंचने तक खाना गायब हो जाएगा। आज खाना लेने के बाद वो गया नहीं। वो काउंटर के पास ही खड़ा रहा। राघव ने उसे देखा। और कुछ चाहिए आपको? बुजुर्ग एलियन ने अपनी तीनों आंखों से राघव को देखा। उसकी आवाज बहुत भारी और धीमी थी, जैसे पत्थरों के रगड़ने की आवाज हो। 7 दिन हो गए, नौजवान, उसने अपनी भाषा में कहा। रोहित का ट्रांसलेटर उसे हिंदी में बदल रहा था। 7 दिन पहले मैं और मेरा परिवार, हम सोच रहे थे कि अब अंत आ गया है। इस ग्रह पर खाना उगाना नामुमकिन है। जो मिलता है वो घर ले जाते जाते राख बन जाता है। उसने अपने झोले से एक मुट्ठी सोने के सिक्के निकाले और काउंटर पर रख दिए। हमारे पास ये सोना था, बहुत सारा, लेकिन हम इसे खा नहीं सकते थे। हम सोने के ढेर पर बैठे भूखे मर रहे थे। उसकी आवाज थोड़ी कांपी। अगर तुम लोग नहीं आते, अगर तुम्हारा ये जादुई खाना नहीं आता, तो शायद आज मेरा छोटा पोता जिंदा नहीं हो। ये तुम सिर्फ व्यापारी नहीं हो, तुमने हमें जीवन दिया है। पूरा स्टॉल शांत हो गया। रहमत ने करछुल चलाना रोक दिया। मीरा की आंखों में नमी आ गई। राघव को महसूस हुआ कि वे यहां सिर्फ पैसे कमाने नहीं आए हैं, उनका मकसद कुछ और भी है। भाग 3। रोहित का मजाक और एक बड़ा प्रस्ताव, द प्रपोजल। माहौल बहुत भावुक हो गया था। रोहित को लगा कि इसे थोड़ा हल्का करना चाहिए। वो काउंटर पर आगे आया, अपना ट्रांसलेटर ठीक किया और अपनी आदत के अनुसार मस्ती शुरू कर दी। अरे दादाजी, रोहित ने हंसते हुए कहा, इतने इमोशनल मत हो। हमने तो बस अपना काम किया। वैसे आपके पास सोना तो बहुत है, लेकिन लगता है घर में जगह की कमी है, तभी रोज यहीं खड़े होकर खाते हो। ये एक साधारण मजाक था, लेकिन बुजुर्ग एलियन ने इसे गंभीरता से लिया। उसने स्टॉल के अंदर झांका, जहां वे सातों दोस्त एक दूसरे से सटे खड़े थे। जगह? बुजुर्ग ने कहा।
जगह की कमी तो मुझे तुम्हारे पास दिख रही है बेटे। तुम लोग डिब्बे में बंद चूहों की तरह काम कर रहे हो। रोहित की हंसी रुक गई। बात तो सही है, हमारे पास टैलेंट है, खाना है, कस्टमर है, बस ये पैर फैलाने की जगह नहीं है। बुजुर्ग एलियन ने एक पल सोचा, फिर उसने राघव की तरफ देखा। तुम लोग इतना अच्छा खाना दे रहे हो, मेरे परिवार को बचाया है, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूं। राघव सतर्क हो गया। क्या मतलब? बुजुर्ग, मेरे पास एक जगह है, बाजार के उत्तरी छोर पर, एक पुरानी इमारत, बहुत बड़ी है, 2 मंजिलें हैं, पीछे एक बड़ा गोदाम है। वो खाली पड़ी है क्योंकि वहां समय का प्रभाव बहुत ज्यादा था, लेकिन अब तुम्हारे पास जो शक्तियां हैं, शायद तुम उसे इस्तेमाल कर सको। राघव का दिल जोर से धड़का। एक पक्की दुकान, गोदाम के साथ, उसका रेट क्या है? किराया? राघव ने सीधे मुद्दे की बात की। बुजुर्ग ने हिसाब लगाया। देखो, मैं व्यापारी नहीं हूं, मुझे बस स्थिरता चाहिए। सौदा ये होगा, जब तक तुम वहां रहोगे मेरे परिवार का खाना मुफ्त होगा। और दुकान की पगड़ी, सिक्योरिटी डिपॉजिट और पहले 6 महीने का किराया मिलाकर 4,000 सोने के सिक्के। 4,000 सिक्के। राघव ने मीरा की तरफ देखा। मीरा ने तुरंत हिसाब लगाया। राघव, मीरा ने फुसफुसाकर कहा, हमारे पास पिछले 7 दिनों की कमाई मिलाकर अभी कुल 3,000 सिक्के हैं। 1,000 सिक्के कम थे। ये एक बड़ी रकम थी। बुजुर्ग एलियन उनके चेहरों को पड़ गया। क्या हुआ? ज्यादा है? राघव ने गहरी सांस ली। उसे ये मौका हाथ से नहीं जाने देना था। नहीं, रेट ठीक है, बस हमें थोड़ा वक्त चाहिए। राघव ने बुजुर्ग की आंखों में देखा। हमें 2 दिन का समय दीजिए। 2 दिन बाद इसी समय हम आपके पास 4,000 सिक्कों के साथ आएंगे। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। ठीक है, 2 दिन, मैं इंतजार करूंगा। वो मुड़ा और भीड़ में गायब हो गया। भाग 4, 2 दिन का महासंग्राम, द 48 आवर हसल। अगले 2 दिन, वे दिन नहीं थे, वे एक युद्ध थे। राघव ने टीम मीटिंग बुलाई। सुनो सब, हमें अगले 48 घंटों में 1,000 सिक्के कमाने हैं। इसका मतलब है दुगुनी मेहनत। रहमत ने सोना बंद कर दिया। वो रात भर खाना बनाता रहा। उसकी आंखें लाल हो गईं, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। अनन्या ने अपनी शक्ति का इतना इस्तेमाल किया कि वो कई बार बेहोश होते होते बची। उसने रिकॉर्ड मात्रा में सब्जियां उगाई। रोहित और मीरा ने मार्केटिंग की कमान संभाली। वे बाजार में घूम घूम कर लोगों को स्टॉल तक लाते रहे। आज स्पेशल ऑफर है, 2 पैकेट के साथ एक चटनी फ्री। प्रताप ने रात को भी पहरा दिया। एक भी सिक्का चोरी नहीं होना चाहिए था। वे मशीन बन गए थे। थकान का नामो निशान नहीं था। हर एक सिक्के का मतलब था उनकी नई दुकान का एक ईंट। 9वें दिन की सुबह, वे सब स्टॉल के फर्श पर बैठे थे, सिक्कों के ढेर के चारों तरफ। राघव और मीरा गिन रहे थे। 0.3998, 3,999 और ये आखिरी ग्राहक का 4,000। पूरे स्टॉल में एक दबी हुई चीख गूंजी। उन्होंने कर दिखाया था। वे थककर चूर थे, गंदे थे, लेकिन उनकी आंखों में जीत की चमक थी। भाग 5, यात्रा की शुरुआत, एक अनजान रास्ते पर, द जर्नी बिगिंस। समय, 9वें दिन की दोपहर। स्थान, बाजार का किनारा। उन्होंने अपना स्टॉल अस्थायी रूप से बंद कर दिया। अपना सारा कीमती सामान, सोना, बचे हुए राशन और हथियार बांध लिया। वो बुजुर्ग एलियन, जिसका नाम उन्होंने अब तक नहीं पूछा था, तय समय पर आ गया था। तैयार हो? उसने पूछा। राघव ने भारी बैग कंधे पर उठाया। हाँ, ले चलो हमें हमारी नई दुकान पर। बुजुर्ग ने बाजार के उस हिस्से की तरफ इशारा किया जहां भीड़ कम थी और इमारतें ज्यादा पुरानी और डरावनी लग रही थीं। रास्ता आसान नहीं है, बुजुर्ग ने चेतावनी दी। हम क्रोनोस के उस हिस्से में जा रहे हैं जहां समय बहुत चंचल है। मेरे पीछे रहना और जो मैं कहूं वही करना। यात्रा शुरू हुई। ये कोई आम सैर नहीं थी। ये एक अलग ही दुनिया में कदम रखने जैसा था। बाजार का शोर पीछे छूट गया। अब वे जिन गलियों से गुजर रहे थे, वहां सन्नाटा था। इमारतें अजीब थीं। रोहित चलते चलते एक दीवार को देख रहा था। भाई ये देखो, रोहित ने कहा। ये ईंट अभी मेरे सामने नई थी और अब देखो, इसमें दरारें पड़ गई हैं और काई जम गई है। वे एक ऐसी गली से गुजरे जहां गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी अजीब था। उन्हें लगा जैसे वे ढलान पर चढ़ रहे हैं, जबकि रास्ता सीधा था। उनके पैर भारी हो गए। प्रताप सबसे आगे चल रहा था, राइफल तानी हुई। यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरी फौजी छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस, खतरे की घंटी बजा रही है।
मीरा ने चलते चलते आसमान की तरफ देखा। लाल और नीला सूरज अब क्षितिज पर थे। उनकी मिली-जुली रोशनी से सब कुछ जामुन। सो भाई जो आप क्या नाम वीडियो देख रहे हैं, जो कहानी देख रहे हैं, वो क्या नाम मैं ही बनाता हूँ। और भाई क्या नाम किसी की मैं क्या नाम ना तो कॉपी करता हूँ ना किसी की पेस्ट करता हूँ। तो भाई ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। बस खाली आप सब्सक्राइब ना करो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, आराम से मजे लो, देखते रहो। पर क्या नाम भाई एक लाइक और एक कमेंट तो कर ही दिया करो, थोड़ा सा मन अच्छा हो जाता है। क्योंकि जब आप मेहनत करते हो ना और आपको कोई लाइक करे या फिर कमेंट करे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। बस यही मेरा क्या नाम बोलना है, और ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं है मेरा। और आज हम भाई साइड इन्फेक्शन के लिए आए हैं और ये कुछ साइट है पूरा पूरा कॉपर बटन बना हुआ है, अभी फटने वाली है अभी हमारे इस साइड पे। तो ठीक है भाई, राम राम सभी को, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। तो भाई कृपया करके क्या नाम थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कर। मुनि पर्पल रंग का दिख रहा था। परछाइयां लंबी और डरावनी हो गई थीं। बुजुर्ग एलियन उन्हें एक संकरे रास्ते पर ले गया जहां दोनों तरफ ऊंची ऊंची धातु की दीवारें थीं। ये गूंजने वाली गली एको एली है, बुजुर्ग ने बताया। यहाँ शांत रहना, यहाँ अतीत की आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे ही वे अंदर घुसे उन्हें फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। ये उनकी अपनी आवाजें नहीं थीं। यह उन लोगों की आवाजें थीं जो सालों पहले यहां से गुजरे थे। बचाओ, समय खत्म हो रहा है। मेरा सोना, मेरा सब कुछ, भागो। अनन्या ने डर कर रहमत का हाथ पकड़ लिया। ये कैसी जगह है? आयुषी जो अब तक शांत थी ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये यादें हैं अनन्या। इस ग्रह ने सबका दर्द सोख लिया है। आयुषी ने अपनी मेमोरी वाइप की शक्ति का इस्तेमाल करके उन डरावनी आवाजों को अपने दिमाग से ब्लॉक किया और दूसरों को भी शांत रहने का इशारा किया। रास्ता लंबा था। वे थक चुके थे। उन्हें चलते हुए 1 घंटा हो गया था, लेकिन लग रहा था जैसे दिन बीत गए हों। राघव ने देखा कि उनकी टीम की हिम्मत टूट रही है। बस थोड़ा और, राघव ने जोश भरते हुए कहा। सोचो उस नई जगह के बारे में। एक बड़ी किचन, सबके लिए अलग कमरे, एक ऐसी जगह जिसे हम अपना घर कह सकें। अंत में वे एक खुले मैदान में पहुंचे और वहां सामने 2 पहाड़ियों के बीच एक विशालकाय पुरानी पत्थर और धातु की इमारत खड़ी थी। ये खंडहर जैसी दिख रही थी। उस पर अजीब सी बेलें चढ़ी थी जो एक पल में फूल दे रही थी और दूसरे पल में सूख रही थी। बुजुर्ग एलियन रुका और उस इमारत की तरफ इशारा किया। स्वागत है तुम्हारे नए घर में। राघव और उसकी टीम उस विशाल ढांचे को देखते रह गए। ये डरावना था, पुराना था, लेकिन उनकी आंखों में ये किसी महल से कम नहीं था। ये उनकी मेहनत का फल था, उनकी नई शुरुआत थी। यात्रा जारी है। अब वे उस इमारत के अंदर जाएंगे जो अपने आप में एक रहस्य है। यह है द क्रोनोस सागा का अगला अध्याय है। इस भाग में हम ठहराव, पॉज, खोज, डिस्कवरी और संघर्ष, स्ट्रगल के उन पलों को जिएंगे जो किसी भी बड़ी सफलता से पहले आते हैं। ये कहानी उस थकान की है जो हड्डियों में बैठ जाती है और उस हंसी की है जो दर्द को भुला देती है। तैयार हो जाइए क्रोनोस ग्रह की धूल भरी शाम और रसायनों की गंध को महसूस करने के लिए। अध्याय 10, खून, रंग और एक नया सौदा। भाग 1, खंडहरों के सामने थके हुए सपने, द रूइंस ऑफ ड्रीम। स्थान, नई इमारत के सामने का मैदान। समय, शाम, गोधूली वेला, माइनस जब लाल और नीला सूरज क्षितिज पर मिल रहे थे। वे सातों दोस्त उस विशालकाय इमारत के सामने जमीन पर बैठे थे। वो महल जैसा नहीं था, कम से कम अभी तो नहीं। नजदीक से देखने पर वो एक विशालकाय कंकाल जैसा लग रहा था। दीवारों से प्लास्टर या जो भी पदार्थ एलियंस इस्तेमाल करते थे झड़ चुका था। धातु के पिलर्स पर जंग की मोटी परत चढ़ी थी। खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे और हवा उनके आर पार होकर एक डरावनी सीटी बजा रही थी। वे इतने थक चुके थे कि अब हिलने की भी ताकत नहीं थी। अनन्या अपनी पीठ एक पत्थर से टिकाकर बैठी थी, उसकी आंखें बंद थीं। प्रताप अपनी राइफल को गोद में रखकर चौकन्ना रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका सिर बार बार झपक रहा था। राघव और मीरा उस इमारत को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई मूर्तिकार एक बेदाग पत्थर को देखता है। उन्हें उसमें कमी नहीं, संभावना, पोटेंशियल दिख रही थी। सन्नाटा था, सिर्फ हवा की आवाज थी। तभी रोहित, जो जमीन पर लेटा हुआ आसमान या छत के अभाव को देख रहा था, अचानक बोला, यार राघव। रोहित ने लंबी सांस ली। हमने 4000 सोने के सिक्के दिए और हमें मिला क्या? एलियंस का भूत बंगला। सबने रोहित की तरफ देखा। रोहित ने अपनी बात जारी रखी, नहीं, मतलब सीरियसली, अगर मैं यहाँ रात को पेशाब करने गया और रास्ता भूल गया तो मुझे ढूंढने के लिए तुम्हें आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम बुलानी पड़ेगी। एक पल की खामोशी और फिर सब हंस पड़े। वो हंसी थकान मिटाने वाली थी। अनन्या की बंद आंखों से आंसू निकल आए हंसते हुए। रहमत,
जो अपना पेट पकड़कर बैठा था, हंसते हंसते लोटपोट हो गया। सही कहा भाई, यहाँ तो भूत भी रेंट रेंट मांगेंगे। उस हंसी ने उन्हें याद दिलाया कि चाहे इमारत टूटी हो, उनकी टीम नहीं टूटी है। भाग 2, रहमत का खून और लोहे का चमत्कार, द ब्लड ऑफ गोल्ड। हंसी रुकने के बाद रहमत उठा। उसे प्यास लगी थी, लेकिन पानी का जग एक टाइटन बॉट के पास रखा था, जो उन्होंने सुरक्षा के लिए वहां खड़ा किया था। ये रोबोट पुराना था। पृथ्वी से यहां तक के सफर और एस्टेरॉयड की टक्कर ने उसकी बॉडी पर कई जगह से पेंट उखाड़ दिया था और वहां जंग रस्ट लग गया था। रहमत ने पानी की बोतल उठाई। वो थकान में था। उसका पैर फिसला। संभलने के लिए उसने अपना हाथ रोबोट की टांग पर रखा। वहां एक तीखा धातु का टुकड़ा बाहर निकला हुआ था। CRRRT। आह! रहमत के मुंह से सिसकी निकली। धातु ने उसकी हथेली को चीर दिया था। गहरा कट था। खून की मोटी लाल बूंदें टपकने लगी। खून रोबोट के उस जंग लगे हिस्से पर गिरा। मीरा ने तुरंत देखा। रहमत! वो दौड़कर आई। उसने अपनी जेब से फर्स्ट एड किट, जो अब बहुत कम बची थी, निकाली। हाथ दिखाओ। मीरा ने घाव साफ किया और पट्टी बांधने लगी। बाकी सब भी वहां आ गए। ज्यादा गहरा तो नहीं है? राघव ने चिंता से पूछा। लेकिन आयुषी की नजर रहमत के हाथ पर नहीं थी। उसकी नजर रोबोट पर थी। दोस्तों, आयुषी ने धीरे से कहा, वहां देखो। सबने नीचे देखा, जहां रहमत का खून गिरा था। वहां का नजारा अविश्वसनीय था। आमतौर पर खून सूखकर काला पड़ जाता है, लेकिन यहां रहमत का खून उस जंग लगे लोहे के साथ रिएक्ट कर रहा था। खून लोहे में समा गया था और जहां जहां खून लगा था, वहां से जंग गायब हो गया था। सिर्फ गायब नहीं हुआ था, वहां की धातु अब नई, चमकदार और सुनहरी गोल्डन क्रोम हो गई थी। वो हिस्सा ऐसा चमक रहा था जैसे अभी अभी फैक्ट्री से निकला हो, और वो सामान्य लोहे से भी ज्यादा मजबूत लग रहा था। ये क्या है? प्रताप ने झुककर उस चमकदार हिस्से को छुआ। ये तो एकदम नया हो गया। राघव ने रहमत को देखा। रहमत, तुम्हारी शक्ति सिर्फ खाने को ताजा रखना नहीं है। राघव की आंखों में समझ आई। तुम्हारा DNA, तुम्हारे शरीर का हर कतरा एंट्रोपी, सड़न पुरानापन का दुश्मन है। तुम्हारा खून चीजों को रिपेयर कर सकता है। रहमत ने अपने बंधे हुए हाथ को डरे हुए देखा। मतलब, मैं अब चलता फिरता सर्विस सेंटर हूं? रोहित ने उसकी पीठ थपथपाई। बधाई हो भाई, अब अगर बिल्डिंग गिर गई तो हम तुम्हें निचोड़ देंगे। सब हंसे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी खोज थी। रहमत की ये शक्ति भविष्य में उनके बहुत काम आने वाली थी। भाग 3, रंग का गणित, द कलर कैलकुलेशन। पट्टी बंधने के बाद वे फिर से इमारत को देखने लगे। इसे ठीक करना होगा, राघव ने कहा। अगर हम प्रीमियम कस्टमर्स चाहते हैं तो ये जगह खंडहर नहीं लग सकती। हम इसे पेंट कर देते हैं, अनन्या ने सुझाव दिया। पृथ्वी जैसे रंग, ब्राइट और सुंदर। राघव ने सिर हिलाया। प्रॉब्लम यह है अनन्या, यहां पेंट पृथ्वी जैसा नहीं होता। क्रोनोस पर सामान्य रंग 2 घंटे में उड़ जाता है, क्योंकि समय उसे खा जाता है। यहाँ क्रोमा शील्ड रंग मिलता है, जो समय रोधी, टाइम प्रूफ होता है। और वो, राघव ने अपनी जेब टटोली, बहुत महंगा होता है। मीरा ने सिक्कों की थैली चेक की। हमारे पास 4000 देने के बाद जो ऊपर की कमाई बची थी, वो कुल 1000 सिक्के हैं। प्रताप, 1000 सिक्के? इतने में तो पूरी बिल्डिंग का एक कोना भी पेंट नहीं होगा। माहौल फिर गंभीर हो गया। इतनी बड़ी इमारत और जेब खाली। राघव कुछ देर चुप रहा। वो उस टूटे हुए मुख्य दरवाजे एंट्रेंस को घूरता रहा। फिर उसके चेहरे पर वही बिजनेसमैन वाली मुस्कान आई। किसने कहा हमें पूरी बिल्डिंग पेंट करनी है? राघव बोला। मतलब? देखो, राघव ने समझाया, लोग पूरी बिल्डिंग देखने नहीं आते, वो अनुभव, एक्सपीरियंस खरीदने आते हैं। अगर हम पूरी बिल्डिंग को रस्टिक ओल्ड लुक दें और सिर्फ एंट्रेंस, प्रवेश द्वार और रिसेप्शन एरिया को इतना शानदार बना दें कि आंखें चौंधिया जाएं, तो वो कॉन्ट्रास्ट ही हमारी पहचान बन जाएगा। हम सिर्फ मुख्य दरवाजे और लॉबी को शाही नीला, रॉयल ब्लू और सुनहरा गोल्ड रंगेंगे। बाकी बिल्डिंग को साफ करेंगे, पर पेंट नहीं। रोहित ने चुटकी बजाई। ओह, विंटेज लुक, स्मार्ट। भाग 4, बाजार की भूल भुलैया, द हंट फॉर कलर। समय, अगले दिन की सुबह। स्थान, लूप सिटी का औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट। योजना बन गई थी, अब रंग चाहिए था। राघव, रहमत, रोहित
और प्रताप बाजार निकले। मीरा और बाकी लोग इमारत की सफाई करने रुक गए। ये बाजार का वो हिस्सा था जहां उन्होंने पहले कभी कदम नहीं रखा था। यहाँ खाने की खुशबू नहीं थी। यहाँ रसायनों, केमिकल्स, जले हुए तेल और ओजोन की तीखी गंध थी। आसमान में धुएं के बादल थे। दुकानें अजीब थीं। कोई दुकान हवा में तैर रही थी, कोई जमीन के अंदर थी। उन्हें क्रोमा शील्ड रंग चाहिए था। वे एक दुकान पर गए। दुकानदार, जिसका सिर एक गैस के गुब्बारे जैसा था। पेंट? हाँ है। 5,000 सिक्के एक बाल्टी के। प्रताप, 5,000? डाका डाल रहे हो क्या? दुकानदार, लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो, समय महंगा है। वे दूसरी दुकान पर गए। वहां पेंट मिला, लेकिन वो बहुत घटिया क्वालिटी का था। ये तो लगाते ही सूख जाएगा, रोहित ने कहा। घंटों बीत गए। वे थक चुके थे। भूख लग रही थी। राघव, लगता है हमें बिना पेंट के ही काम चलाना पड़ेगा, प्रताप ने निराश होकर कहा। तभी रहमत, जिसकी नाक बहुत तेज थी, रुका। रुको। रहमत ने हवा सूंघी। मुझे पेंट की नहीं, भूख की गंध आ रही है। राघव, क्या? रहमत, नहीं, मतलब मुझे कोई ऐसा महसूस हो रहा है जो बहुत भूखा है, और वो उस गली से आ रहा है। भाग 5, रसायनों का जादूगर, द एल्केमिस्ट्स शॉप। वे रहमत के पीछे पीछे एक बहुत ही संकरी और अंधेरी गली में गए। गली के अंत में एक पुरानी छोटी सी दुकान थी। बोर्ड पर लिखा था, एलियन भाषा में, रंग और रसायन 500 सालों से। वे अंदर गए। दुकान अंदर से किसी जादूगर की गुफा जैसी थी। हजारों शीशियां, बोतलें, पाउडर के डिब्बे छत तक भरे हुए थे। हर रंग, हर शेड वहां मौजूद था। कुछ रंग तो ऐसे थे जो उन्होंने पृथ्वी पर कभी देखे भी नहीं थे, जैसे अल्ट्रा वायलेट जो आंखों से दिख रहा था। काउंटर के पीछे एक बूढ़ा एलियन बैठा था। उसके 4 हाथ थे। वह एक साथ 4 अलग अलग रंगों को मिला रहा था। वो बहुत कमजोर लग रहा था। उसकी त्वचा पीली पड़ गई थी। राघव ने गला साफ किया। नमस्ते, हमें क्रोमा शील्ड पेंट चाहिए। बूढ़े एलियन ने ऊपर देखा। उसकी आंखें धुंधली थीं। क्रोमा शील्ड, उसने खड़खड़ाती आवाज में कहा। बहुत दिनों से किसी ने वो मांगा नहीं। आजकल लोग सस्ता कचरा खरीदते हैं। उसने एक डिब्बा दिखाया। ये है रॉयल नेबुला ब्लू। इसमें असली सितारों की धूल मिली है। ये 1000 साल तक फीका नहीं पड़ेगा। राघव, कीमत? बूढ़ा, 2000 सिक्के। राघव का दिल बैठ गया। हमारे पास सिर्फ 1000 हैं। बूढ़ा मुड़ गया। तो जाओ, मैं अपनी कला को कौड़ियों के दाम नहीं बेचता। वे मुड़ने ही वाले थे कि रहमत के पेट से आवाज आई। रहमत को भूख लगी थी तो उसने अपने बैग से अपना टिफिन निकाला। उसमें गरम मसाला, पराठा और आलू की सब्जी थी, जो उसने सुबह बनाई थी। जैसे ही टिफिन खुला, मसाले की वो तीखी, सौंधी खुशबू उस रसायनों वाली दुकान में फैल गई। बूढ़े एलियन के चारों हाथ रुक गए। उसकी नाक, जो बहुत छोटी थी, फड़फड़ाने लगी। वो धीरे से घूमा। ये क्या गंध है? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक तड़प थी। मैंने पिछले 50 सालों से सिर्फ न्यूट्रिएंट पेस्ट, बेस्वाद खाना खाया है। ये खुशबू, ये मुझे मेरे बचपन की याद दिला रही है। रहमत मुस्कुराया। वो समझ गया। वो काउंटर के पास गया। ये पृथ्वी का खाना है चाचा, रहमत ने बड़े प्यार से कहा। पराठा है, खाओगे? रहमत ने पराठे का एक टुकड़ा तोड़ा, उसे सब्जी में डुबोया और बूढ़े के एक हाथ में दे दिया। बूढ़े ने उसे मुंह में डाला। एक पल का सन्नाटा। फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। स्वाद, वो बुदबुदाया। असली स्वाद। नमक, मिर्च, जीवन। उसने वो पूरा पराठा 1 मिनट में खा लिया। खाने के बाद वो एक अलग ही ऊर्जा में लग रहा था। उसने रहमत के हाथ, जिस पर पट्टी बंधी थी, को अपने चारों हाथों से थाम लिया। शुक्रिया बेटे, तुमने मेरी आत्मा को तृप्त कर दिया। फिर उसने राघव को देखा। तुम्हें क्या चाहिए था? वो नीला पेंट? राघव, हाँ, पर हमारे पास 1000 सिक्के ही हैं। बूढ़े एलियन ने काउंटर के नीचे से न सिर्फ वो नीला पेंट, बल्कि सुनहरा गोल्ड पेंट और ब्रशों का एक सेट भी निकाल कर रख दिया। 1000 सिक्के, बूढ़े ने कहा। और अगले 1 हफ्ते तक रोज दोपहर को मुझे ऐसा ही एक डिब्बा चाहिए। राघव और रहमत ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। डील पक्की, रहमत ने कहा। भाग 6, वापसी और एक नई शुरुआत, द रिटर्न। वे दुकान से बाहर निकले। उनके हाथों में भारी बाल्टियां थीं, लेकिन मन हल्का था। प्रताप, मान गए रहमत भाई,
तुम्हारी कुकिंग तो करेंसी से भी तगड़ी है। रोहित, अब तो मुझे भी भूख लग गई। वे वापस अपनी इमारत के पास पहुंचे। शाम हो चुकी थी, लेकिन अब यह खंडहर उन्हें डरा नहीं रहा था। उनके पास रंग थे, उनके पास प्लान था, और सबसे जरूरी, उनके पास एक दूसरे का साथ था। राघव ने उस नीले पेंट का ढक्कन खोला। अंधेरे में भी वो पेंट सितारों की तरह चमक रहा था। कल सुबह, राघव ने कहा, कल सुबह हम इस पुरानी दीवार पर अपनी नई किस्मत लिखेंगे। अगले भाग में रंग रोगन, भव्य उद्घाटन और पहले बड़े ग्राहक का आगमन। ये द क्रोनोस सागा का अध्याय 11 है। इस भाग में हम अज्ञानता, इग्नोरेंस और सीखने, लर्निंग के बीच के अंतर को देखेंगे। कभी कभी सबसे ताकतवर हथियार बंदूक नहीं, बल्कि जानकारी होती है। इस अध्याय में हम क्रोनोस ग्रह के श्रम बाजार, लेबर मार्केट की गहराइयों में जाएंगे और एक नए, बहुत ही दिलचस्प किरदार से मिलेंगे। कहानी बहुत विस्तृत है, इसलिए इत्मीनान से पढ़ें। अध्याय 11, बंद ढक्कन और मजदूरों की मंडी। भाग 1, सबसे मुश्किल पहेली, द अनब्रेकेबल सील। स्थान, नई इमारत का प्रवेश द्वार। द एंट्रेंस समय, सुबह के 8 बजे। दोनों सूरज क्षितिज पर आ चुके थे। सूरज की रोशनी उस पुरानी, जंग लगी इमारत पर पड़ रही थी। वे सातों दोस्त एक घेरे में खड़े थे। उनके बीच में वो 2 बाल्टियां पेल्स रखी थीं, जो वे कल उस बूढ़े रसायन शास्त्री एल्केमिस्ट से लाए थे। 1, रॉयल नेब्यूला ब्लू। 2, कॉस्मिक गोल्ड। ये बाल्टियां साधारण नहीं थीं। ये एक अजीब सी मिश्र धातु एलॉय से बनी थी, जो छूने पर कभी ठंडी लगती तो कभी बेहद गर्म। समस्या ये थी कि इन पर कोई ढक्कन लिड नहीं था, कोई पेंच स्क्रू नहीं था, कोई लीवर नहीं था। वे पूरी तरह से सील्ड थीं। एक चिकना, सपाट कैप्सूल। रहमत पिछले 15 मिनट से एक पेंच का स्क्रू ड्राइवर और अपनी करछुल लेडल लेकर उससे कुश्ती लड़ रहा था। खुल जा सिमसिम, रहमत ने पसीना पोंछते हुए कहा। उसने बाल्टी को उल्टा किया, ठोका, यहां तक कि उसे हिलाकर भी देखा। क्लैंग, थड। बाल्टी से सिर्फ धातु की आवाज आई, लेकिन वो खुली नहीं। अनन्या ने झुककर देखा। शायद ये बायोमीट्रिक है, फिंगरप्रिंट से खुलता होगा। उसने अपना अंगूठा लगाया। कुछ नहीं हुआ। आयुषी ने अपनी मेमोरी पावर से याद करने की कोशिश की कि उस बूढ़े दुकानदार ने इसे कैसे बंद किया था। उसने बस अपना हाथ घुमाया था। राघव, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। शायद उसने कोई मंत्र पढ़ा था या कुछ दबाया था। वे सब हताश हो गए। उनके पास ब्रह्मांड का सबसे बेहतरीन पेंट था, लेकिन वे उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें खोलना नहीं आता था। भाग 2, रोहित का सुझाव और हंसी का ठहाका, द बुलेट सॉल्यूशन। रोहित, जो अब तक एक पत्थर पर बैठा ये तमाशा देख रहा था, खड़ा हुआ। उसने अपनी टी-शर्ट झाड़ी। अरे यार, तुम लोग भी ना वैज्ञानिकों की तरह सोच रहे हो। ये एलियन पेंट है, कोई न्यूक्लियर बम नहीं। रोहित ने प्रताप के पास खड़े एक टाइटन बॉट की तरफ इशारा किया। प्रताप भाई, इस रोबोट को बोलो कि अपनी लेजर गन से एक छोटा सा छेद कर दे। प्यू प्यू और काम तमाम। छेद होगा तो पेंट अपने आप बाहर आ जाएगा। सबने रोहित को देखा। एक पल की खामोशी रही, फिर मीरा जोर से हंस पड़ी। राघव के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। यहां तक कि गंभीर रहने वाला प्रताप भी मुस्कुरा दिया। गोली मार दे, राघव ने हंसते हुए कहा। रोहित, अगर हमने इस पर लेजर चलाई और ये कोई ज्वलनशील फ्लैमेबल रसायन हुआ तो हम पेंट नहीं होंगे, हम फ्राई हो जाएंगे, पूरी बिल्डिंग उड़ जाएगी। रोहित ने कंधे उचकाए। कम से कम बाल्टी तो खुलेगी। रिस्क है तो इश्क है। सब हंसने लगे। ये हंसी जरूरी थी क्योंकि वे अपनी बेबसी, हेल्पलेसनेस को छुपा रहे थे। वे पृथ्वी के सबसे होशियार लोग थे, लेकिन इस ग्रह पर वे अनपढ़ थे। उन्हें यहाँ की बेसिक तकनीक भी नहीं पता थी। भाग 3, राघव का निर्णय, हमें मदद चाहिए, द रियलाइजेशन। हंसी रुकने के बाद राघव गंभीर हो गया। वो बाल्टी के पास बैठा और उस पर उंगलियां फेरने लगा। रोहित का मजाक अपनी जगह है, राघव ने कहा, लेकिन यह एक बड़ी समस्या की तरफ इशारा कर रहा है। उसने अपनी टीम को देखा। हम यहाँ बिजनेस करने आए हैं। हम खाना बना सकते हैं, हम लड़ सकते हैं, लेकिन हम इस ग्रह की इंजीनियरिंग नहीं जानते। हम यहाँ की सामग्री, मटेरियल्स को नहीं समझते। आज पेंट का डिब्बा है, कल अगर बिल्डिंग की वायरिंग जल गई तो, अगर प्लम्बिंग फट गई तो, क्या हम हर बार तुक्का मारेंगे? राघव खड़ा हो गया। हमें स्टाफ चाहिए। हमें ऐसे लोग चाहिए जो यहाँ के हों, जो जानते हों कि ये दुनिया कैसे काम करती है। मीरा, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है राघव। हमारे पास सिर्फ पेंट है
और ये टूटी हुई इमारत कोई हमारे लिए काम क्यों करेगा? राघव ने अपनी जेब से कुछ सोने के सिक्के जो बचे खुचे थे खनकाए। हर कोई सोने के लिए काम नहीं करता मीरा। कुछ लोग सुरक्षा के लिए काम करते हैं, कुछ पेट भरने के लिए और कुछ इज्जत के लिए। मैं और प्रताप बाहर जाएंगे, हम किसी को ढूंढ कर लाएंगे। तुम लोग यहीं रुको। राघव ने टीम को काम सौंपा। अनन्या और रहमत, तुम लोग बिल्डिंग के पिछले हिस्से में जाओ, देखो कि हम अपना फार्म खेती कहाँ लगा सकते हैं। मीरा और आयुषी, तुम लोग सफाई जारी रखो, जितना हो सके जंग और धूल हटाओ। रोहित, तुम बस कुछ तोड़ना मत, प्लीज। भाग 4, निचला लूप माइनस मजदूरों का नरक, द लोअर लूप। स्थान, लूप सिटी का सो भाई जो आप क्या नाम वीडियो देख रहे हैं, जो कहानी देख रहे हैं, वो क्या नाम मैं ही बनाता हूँ। और भाई क्या नाम किसी की मैं क्या नाम ना तो कॉपी करता हूँ ना किसी की पेस्ट करता हूँ। तो भाई ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। बस खाली आप सब्सक्राइब ना करो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, आराम से मजे लो, देखते रहो। पर क्या नाम भाई एक लाइक और एक कमेंट तो कर ही दिया करो, थोड़ा सा मन अच्छा हो जाता है। क्योंकि जब आप मेहनत करते हो ना और आपको कोई लाइक करे या फिर कमेंट करे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। बस यही मेरा क्या नाम बोलना है, वो ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं है मेरा। और आज हम भाई साइट इंस्पेक्शन के लिए आए हैं और ये कुछ साइट है पूरा पूरा कॉपर बंड बना हुआ है, अभी फटने वाली है अभी हमारी इस साइड पे। तो ठीक है भाई, राम राम सभी को, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। भाई कृपया करके नाम थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कर। दक्षिणी हिस्सा स्लम एरिया, समय दोपहर के 11 बजे। राघव और प्रताप शहर के उस हिस्से में गए जहां पर्यटक या अमीर व्यापारी कभी नहीं जाते थे। इसे द लोअर लूप कहा जाता था। यहाँ की हवा भारी थी, यहाँ समय बहुत तेजी से बदलता था। आप सड़क पर चलते हुए देखेंगे कि एक इमारत नई है और 10 कदम आगे जाने पर वो खंडहर बन चुकी है। यहाँ मजदूरों की मंडी लगती थी, हजारों एलियन सड़क किनारे बैठे थे। दृश्य दिल दहला देने वाला था। कुछ एलियंस के शरीर आधे बूढ़े और आधे जवान थे, टाइम सिकनेस की वजह से। कुछ के हाथ मशीन के थे, कुछ के पास हाथ ही नहीं थे। वे अपनी तख्तियां, प्लेकार्ड्स लेकर खड़े थे। 1 घंटे का काम इक्वल्स 1 वक्त का खाना। मैं समय रोक सकता हूं, माइनस मुझे काम दो। प्रताप ने अपनी राइफल कसकर पकड़ ली। बॉस, ये जगह सुरक्षित नहीं लग रही। यहाँ लोग हमें कच्चा चबाने को तैयार हैं। राघव ने शांत रहने का इशारा किया। अपनी गन नीचे रखो प्रताप, हम यहाँ मालिक बनकर नहीं जरूरतमंद बनकर आए हैं। वे भीड़ के बीच से गुजरे। कई दलाल ब्रोकर्स उनके पास आए। हट्टे कट्टे मजदूर चाहिए? पहाड़ तोड़ देंगे। सुरक्षा गार्ड चाहिए? मेरे पास पूर्व सैनिक हैं। राघव ने सबको मना कर दिया। उसे ताकत नहीं चाहिए थी, ताकत के लिए प्रताप और रोबोट्स थे। उसे हुनर, स्किल चाहिए था, उसे दिमाग चाहिए था। भाग 5, वो जो कचरे में सोना देखता था, द स्कैवेंजर। चलते चलते वे एक कबाड़खाने स्क्रैप यार्ड के पास पहुंचे। यहाँ टूटे हुए टाइम पॉड, पुरानी गाड़ियां और अजीबोगरीब मशीनें फेंकी हुई थीं। राघव की नजर एक कोने में पड़ी। वहां एक छोटा सा एलियन बैठा था। वो बाकियों से अलग था। उसकी त्वचा काले पत्थर, ऑब्सिडियन जैसी थी। उसके 4 हाथ थे, 2 बड़े, 2 बहुत छोटे और नाजुक। उसकी आंखें बड़ी और पीली, येलो थीं, जो किसी लेंस की तरह जूम इन और जूम आउट हो रही थीं। वो भीड़ का हिस्सा नहीं था। वो कचरे के ढेर में बैठा एक पुराना इंजन ठीक कर रहा था। लोग उसे नजरअंदाज कर रहे थे। कोई उसे कचरा वाला कहकर चिढ़ा रहा था। राघव ने देखा कि वो एलियन कैसे काम कर रहा था। उसके 2 बड़े हाथ भारी इंजन को पकड़े हुए थे और उसके 2 छोटे हाथ, जो किसी सर्जन की उंगलियों जैसे थे, इंजन के अंदर के सबसे बारीक तारों को जोड़ रहे थे। वो एक जटिल एंटी ग्रेविटी ड्राइव को सिर्फ एक तार और च्यूइंग गम जैसी चीज से ठीक कर रहा था। राघव रुक गया। वही है, वो हमारा आदमी है। प्रताप, वो छोटा सा कीड़ा? बॉस, वो तो कुपोषण का शिकार लग रहा है। राघव, ध्यान से देखो प्रताप, वो कचरे को जिंदा कर रहा है। हमें वही चाहिए। भाग 6, जिम से मुलाकात, मीटिंग जिम। राघव उस एलियन के पास गया। उसकी परछाई उस छोटे मैकेनिक पर पड़ी। एलियन ने ऊपर देखा। उसकी पीली आंखें डर से नहीं बल्कि जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी से राघव को देखने लगी। राघव, तुम्हारा नाम क्या है? एलियन ने अपनी गले से एक क्लिक क्लिक जैसी आवाज निकाली, फिर टूटी फूटी यूनिवर्सल भाषा में बोला, जिम। मेरा नाम जिम है। राघव, क्या कर रहे हो जिम? जिम, इसे ठीक कर रहा हूं। अमीर लोग चीजें फेंक देते हैं जब वो पुरानी हो जाती हैं। जिम उन्हें ठीक करता है, जिम उन्हें बेचता है। राघव ने इंजन देखा। वो अब चालू हो गया था और हवा में तैर रहा था। राघव,
तुम्हें क्रोमा शील्ड पेंट के बारे में पता है? जिम की आंखें चमक उठीं। क्रोमा शील्ड? शाही रंग? वो तो बहुत कीमती है। जिम ने उसे सिर्फ अमीरों के महलों में देखा है। राघव, मेरे पास 2 डिब्बे हैं, लेकिन वो खुल नहीं रहे। जिम हंसा। उसकी हंसी किसी जंग लगी चेन के हिलने जैसी थी। किह किह किह। अमीर लोग ताला लगाते हैं। वो ग्रेविटी लॉक होता है। चाबी से नहीं, वजन वेट से खुलता है। सही दबाव सही जगह पर। राघव, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? मुझे वो डिब्बे खोलने हैं और मुझे एक पूरी इमारत ठीक करनी है। जिम का चेहरा गिर गया। जिम के पास गिल्ड का लाइसेंस नहीं है। कोई जिम को काम नहीं देता। सब कहते हैं जिम चोर है। राघव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं गिल्ड नहीं हूं, मैं राघव हूं। मेरे पास पैसे कम हैं, लेकिन मेरे पास खाना है। ऐसा खाना जो कभी सड़ता नहीं। और मेरे पास सुरक्षा है। अगर तुम मेरे साथ आओगे तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा और कोई तुम्हें चोर नहीं कहेगा। तुम मेरे चीफ इंजीनियर बनोगे। जिम ने राघव के हाथ को देखा। फिर उसने अपने चारों हाथों से अपने औजार समेटे। खाना? ताजा खाना? राघव, गर्मा गर्म। जिम चलेगा। जिम अभी चलेगा। भाग 7। जिम का जादू, द मैजिक टच। स्थान, वापस इमारत पर। समय, दोपहर के 1 बजे। वे वापस लौटे। जिम राघव के पीछे पीछे फुदकता हुआ आ रहा था। बाकी टीम, मीरा, रोहित, अनन्या उसे देखकर हैरान थी। रोहित, राघव, ये क्या है? हमने मजदूर मांगा था, तुम तो पोकेमॉन ले आए। राघव, ये जिम है और ये हमारी समस्या सुलझाएगा। राघव जिम को उन पेंट के डिब्बों के पास ले गया। जिम ने उन बाल्टियों को देखा। उसने उन्हें छुआ नहीं। उसने अपनी पीली आंखों को जूम किया। वो बाल्टी के चारों तरफ घूमा। फिर उसने अपने 2 छोटे हाथ बाल्टी के ठीक बीच में रखे और 2 बड़े हाथ ऊपर। उसने एक अजीब सा दबाव, प्रेशर डाला। क्लिक, हिस, हवा निकलने की आवाज आई और बाल्टी का ऊपरी हिस्सा अपने आप बहुत ही आसानी से एक फूल की तरह खुल गया। अंदर नीला पेंट नेब्यूला ब्लू सितारों की तरह चमक रहा था। वाह, रोहित चिल्लाया। ये तो जादूगर है। जिम ने शर्माते हुए सिर झुकाया। सिर्फ फिजिक्स है, जादू नहीं। भाग 8। काम शुरू, माइनस रंग और पसीना। ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस। अब असली काम शुरू हुआ। जिम सिर्फ डिब्बे खोलने तक सीमित नहीं रहा। उसने इमारत का मुआयना किया। ये इमारत बीमार है, जिम ने दीवारों को छूकर कहा। इसकी हड्डियों पिलर्स में जंग है, लेकिन जिम ठीक कर देगा। जिम ने रहमत, जिसके पास रिपेयरिंग ब्लड वाली शक्ति थी, के साथ जोड़ी बनाई। जिम बताता कि कहां जंग सबसे गहरा है। रहमत वहां अपना हाथ रखता, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता और फिर जिम वहां एक रासायनिक लेप लगाता। मीरा और अनन्या ने पेंटिंग का जिम्मा उठाया। वे सीढ़ियों पर चढ़ गईं। उस नीले और सुनहरे पेंट को लगाना भी एक कला थी। वह पेंट ब्रश से नहीं, स्पंज से लगाया जाता था। जैसे ही पेंट दीवार पर लगता, वो दीवार के साथ घुल मिल जाता और एक कठोर परत शील्ड बना लेता। प्रताप ने भारी सामान उठाने में मदद की। रोहित ने म्यूजिक सिस्टम, जो उसने जुगाड़ से बनाया था, चालू कर दिया। पूरा माहौल बदल गया। अब वहां सिर्फ थकान नहीं थी, वहां संगीत था, हंसी थी और काम था। शाम होते होते इमारत का मुख्य प्रवेश द्वार बदल चुका था। वो अब एक खंडहर का दरवाजा नहीं लग रहा था। वो गहरा नीला था, जिस पर सुनहरी नक्काशी चमक रही थी। जब लाल और नीले सूरज की रोशनी उस पर पड़ी, तो वो दरवाजा किसी दूसरी दुनिया का पोर्टल लग रहा था। जिम, जो अब धूल और पेंट में सना हुआ था, रहमत के पास बैठा था। रहमत ने उसे एक प्लेट में वेजिटेबल बिरयानी दी। जिम ने एक चम्मच खाया। उसकी पीली आंखें खुशी से भर गईं। जिम ने कभी इतना अच्छा नहीं खाया। जिम खुश है। राघव दूर खड़ा ये सब देख रहा था। इमारत अभी भी अधूरी थी, छत अभी भी टपक रही थी, लेकिन आज उसने कुछ बड़ा हासिल किया था। उसने सिर्फ एक मजदूर नहीं, एक वफादार साथी पाया था। राघव ने मीरा के कंधे पर हाथ रखा। देखो मीरा, राघव ने चमकते हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया। ये सिर्फ पेंट नहीं है, ये एक बयान स्टेटमेंट है। हम यहाँ सिर्फ टिकने नहीं आए हैं, हम यहाँ राज करने आए हैं। अध्याय 11 समाप्त। कहानी का विश्लेषण। 1. न्यू कैरेक्टर, जिम का प्रवेश। वो न सिर्फ एक इंजीनियर है, बल्कि लोअर क्लास का प्रतिनिधित्व करता है, जो राघव की टीम को जमीन से जोड़े रखेगा। 2. थीम, स्किल vs पावर, माइनस ताकत से डिब्बा नहीं खुला, तकनीक से खुला।
3. टीम डायनामिक्स, सबका रोल साफ हो गया है। रहमत फूड रिपेयर, रोहित माहौल बनाना, राघव विजनरी। 4. विजुअल्स, लोअर लूप का वर्णन और पेंटिंग का दृश्य कहानी को बहुत सिनेमैटिक बनाता है। अगला कदम, इमारत का फेस, चेहरा तैयार है। अब अंदर का दिल, इंटीरियर और सर्विस तैयार करना है। लेकिन एक चमकता हुआ दरवाजा दुश्मनों और चोरों को भी आकर्षित करता है। क्या प्रताप की सुरक्षा रात के अंधेरे में आने वाले खतरों के लिए तैयार है? ये द क्रोनोस सागा का अध्याय 12 है। इस भाग में हम देखेंगे कि कैसे एक शून्य बजट, जीरो बजट मार्केटिंग प्लान को अंजाम दिया जाता है। ये सिर्फ खाना बांटना नहीं है, ये एक रणनीतिक युद्ध, स्ट्रेटेजिक वॉर है, लोगों का दिल और पेट जीतने का। कहानी बहुत विस्तृत है, जिसमें हर छोटी योजना, हर बातचीत और प्रचार के रोमांच को गहराई से लिखा गया है। अध्याय 12, खाली जेब, लोहे की फौज और स्वाद का लंगर। भाग 1, गूंजता हुआ खाली हॉल, द एको ऑफ एम्प्टी हॉल्स। स्थान, नई इमारत का मुख्य हॉल, ग्राउंड फ्लोर। समय, रंग रोगन के बाद अगली सुबह। बाहर से इमारत शानदार लग रही थी, नीला और सुनहरा प्रवेश द्वार किसी महल जैसा चमक रहा था। लेकिन अंदर सन्नाटा था। फर्श पर अभी भी धूल थी। कोई फर्नीचर नहीं था, कोई फैंसी लाइट नहीं थी। बस एक विशाल खाली जगह थी जहां उनकी आवाजें गूंज रही थीं। राघव हॉल के बीच में खड़ा था। बाहर से राजा, अंदर से फकीर। रोहित ने चारों तरफ देखकर कहा, राघव, अगर ग्राहक अंदर आए और उन्हें बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिली तो वो क्या सोचेंगे? राघव, वो सोचेंगे कि हम अभी शुरू कर रहे हैं, और ईमानदारी से कहूं तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। राघव ने अपनी खाली जेब थपथपाई। हमारे पास एक सिक्का नहीं बचा। फर्नीचर, सजावट, एस बड़ी ई, ये सब बाद में आएगा। अभी हमारे पास सिर्फ जगह है और हुनर है। रोहित ने सिर हिलाया। ठीक है, बूटस्ट्रैपिंग करेंगे। आज जो कमाएंगे उससे कल एक कुर्सी खरीदेंगे, परसों एक मेज। धीरे धीरे महल बनाएंगे। भाग 2, लोहे का अनुशासन, प्रताप्स फॉर्मेशन। अब बारी थी सुरक्षा और व्यवस्था की। प्रताप ने अपने टैब पर नक्शा खोला। वो एक जनरल की तरह सोच रहा था। उसके सामने टाइटन बॉट्स कतार में खड़े थे। उनकी सर्विसिंग हो चुकी थी, रहमत और जिम की मदद से, और वे अब चमक रहे थे। प्रताप ने अपनी भारी आवाज में आदेश देना शुरू किया। सुनो, हमारे पास इंसान कम है, लेकिन मशीनें बहुत हैं। हमें इनका इस्तेमाल ऐसे करना है कि कोई परिंदा भी पर न मार सके। प्रताप ने रोबोट्स को अलग अलग समूहों में बांटा। 1, द्वारपाल, द गेटकीपर्स, 10 रोबोट्स, तुम 10 लोग। मुख्य दरवाजे के बाहर खड़े रहोगे। 5 दाएं, 5 बाएं। तुम्हारे हाथ में हथियार नहीं दिखेंगे, लेकिन सेंसर ऑन रहेंगे। तुम्हारा काम डराना नहीं, स्वागत करना है और चोरों को स्कैन करना है। 2, कैशियर गार्ड्स, द काउंटर्स, 10 रोबोट्स, तुम 10 लोग। टिकट काउंटर और कैश डेस्क के पास रहोगे। जहां पैसा है वहां तुम हो। कोई भी पैसे को हाथ नहीं लगाएगा जब तक रोहित या राघव न कहें। 3, बावर्ची सहायक, द किचन हैंड्स, 10 रोबोट्स, तुम 10 लोग। रहमत के साथ किचन में जाओगे। सब्जी काटना, भारी बर्तन उठाना, सफाई करना, सब तुम्हारा काम है। रहमत सिर्फ खाना बनाने पर ध्यान देगा, मजदूरी पर नहीं। 4, पैकिंग यूनिट, द पैकर्स, 10 रोबोट्स, तुम लोग पैकिंग एरिया में रहोगे। एलियंस को जल्दी होती है। खाना पैक करने में 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। मशीन की रफ्तार से काम करो। 5, बैकस्टेज फोर्स, द शैडोज, 30 रोबोट्स, तुम 30 लोग। पर्दों के पीछे, दीवारों के साथ छिपकर खड़े रहोगे। अगर हॉल में हंगामा हुआ या किसी ने हमला किया तो तुम तुरंत एक्शन लोगे। तुम हमारा सरप्राइज एलिमेंट हो। 6, गोदाम रक्षक, द वॉल्ट कीपर्स, 100 रोबोट्स, और तुम 100 लोग। पीछे गोदाम, स्टोर और वॉल्ट में जाओ। वहां हमारा राशन और भविष्य की कमाई रखी जाएगी। वहां कोई परिंदा भी नहीं घुसना चाहिए। 24 घंटे शिफ्ट। बाकी बचे रोबोट्स को प्रताप ने शिप रिपेयर पर लगा दिया, ताकि अगर भागना पड़े तो जहाज तैयार रहे। राघव ने ये सब देखा और मुस्कुराया। परफेक्ट प्लान, प्रताप। अब ये जगह एक दुकान कम और एक किला, फोर्ट्रेस, ज्यादा लग रही है। रोहित हंसा। सही है, अब कोई डिस्काउंट मांगने की हिम्मत भी नहीं करेगा। भाग 3, प्रचार की समस्या, द मार्केटिंग डायलेमा। सब कुछ सेट था। दुकान तैयार थी, टीम तैयार थी, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। ग्राहक कहाँ है? ये नई जगह पुराने बाजार से दूर थी। ये एक सुनसान इलाका था। यहाँ कोई क्यों आएगा?
मीरा, राघव, हमें प्रचार करना होगा, बोर्ड लगाने होंगे, पूरे शहर में पर्चे बांटने होंगे। रोहित, और उसके लिए पैसा चाहिए। यहाँ का मीडिया नेटवर्क होलोनेट बहुत महंगा है। एक विज्ञापन चलाने के लिए 500 सिक्के मांगते हैं। राघव खिड़की के पास गया और बाहर देखा। पैसे नहीं है तो क्या हुआ? हमारे पास वो चीज है जो पैसे से भी कीमती है। क्या? स्वाद, टेस्ट, राघव ने कहा। इस ग्रह के लोग स्वाद भूल चुके हैं। वो न्यूट्रिएंट पेस्ट और सड़ा हुआ खाना खाते हैं। अगर हमने उन्हें एक बार अपने खाने का चस्का लगा दिया तो वो पाताल से भी हमें ढूंढते हुए आएंगे। राघव ने जिम को बुलाया। जिम, तुम इस शहर के हर कोने को जानते हो? जिम ने अपने चारों हाथ हिलाए। जिम सब जानता है। जिम गटर से लेकर महलों तक गया है। राघव, गुड। हम विज्ञापन नहीं देंगे। हम लंगर, फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। हम अलग अलग इलाकों में जाएंगे और मुफ्त में खाना खिलाएंगे। एक बार जब वो खा लेंगे तो हम उन्हें अपना नया पता बता देंगे। रोहित, फ्री? भाई, हम वैसे ही गरीब हैं। राघव, ये खर्चा नहीं है रोहित, ये निवेश इन्वेस्टमेंट है। पहले चखो, फिर विश्वास करो। भाग 4, स्वाद बम की तैयारी, कुकिंग द बेट। अब किचन में युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू हुई। रहमत को ऐसा खाना बनाना था जो 1. सस्ता हो, कम सामग्री लगे। 2. पकड़ने में आसान हो, फिंगर फूड। 3. और इतना स्वादिष्ट हो कि खाने वाला पागल हो जाए। रहमत ने फैसला किया, मसाला कॉर्न बॉल्स। मसाला कॉर्न बॉल्स। सामग्री, अनन्या के उगाए हुए मक्के और आलू जो जल्दी उगते थे, थोड़ा बेसन और रहमत का स्पेशल मसाला। बनाने का तरीका, डीप फ्राई, क्रिस्पी बाहर से, नरम अंदर से। खुशबू ऐसी कि 1 किलोमीटर दूर से इंसान खिंचा चला आए। 10 रोबोट्स और रहमत ने मिलकर 2 घंटे में 5000 बॉल्स तैयार कर लिए। उन्हें बड़े बड़े थर्मल बक्सों में भरा गया। राघव, टीम ए, मैं, रोहित, जिम माइनस हम लोअर लूप मजदूरों के इलाके में जाएंगे। राघव, टीम बी, प्रताप, मीरा माइनस तुम लोग गिल्ड गेट व्यापारियों के इलाके के पास खड़े रहोगे। भाग 5, जिम का इलाका और भूखे मजदूर, टारगेट द वर्कर्स। स्थान, लोअर लूप की खदानें, माइंस। समय दोपहर का लंच ब्रेक। राघव, रोहित और जिम एक ठेले जिसे रोबोट खींच रहा था के साथ वहां पहुंचे। यहां हजारों मजदूर काम करते थे। वे थके हुए, पसीने से लथपथ और भूखे थे। वे अपना बेस्वाद पेस्ट खा रहे थे। जिम एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ गया। उसने अपनी पतली तीखी आवाज में चिल्लाया, सुनो, सुनो, जिम लाया है जादू, द इटर्नल कैफे का जादू। मजदूरों ने उसे देखा। अरे, ये तो वो पागल मैकेनिक है, भाग यहां से। किसी ने पत्थर फेंका। राघव आगे आया। उसने बक्से का ढक्कन खोला। गरम तेल, मसाले और मक्के की भाप हवा में उड़ी। वह खुशबू, वो किसी सम्मोहन, हिप्नोसिस की तरह थी। मजदूरों के हाथ रुक गए। पत्थर नीचे गिर गए। उनकी नाक फड़फड़ाने लगी। राघव ने एक कॉर्न बॉल उठाया और सबसे आगे खड़े एक विशालकाय मजदूर जिसके 4 हाथ थे को दिया। मुफ्त है, चख के देखो। मजदूर ने शक की नजरों से उसे देखा, सूंघा और मुंह में डाला। क्रंच, कुरकुरापन। फिर अंदर का मसाला। उसकी चारों आंखें फैल गईं। ये क्या है? वो गरजा। ये तो आग है और प्यार है। अगले ही पल भगदड़ मच गई। मुझे भी दो। हटो, मैं पहले आया था। रोहित और जिम ने मोर्चा संभाला। लाइन में, सबको मिलेगा, रोहित चिल्लाया। हर किसी को एक बॉल दिया गया और उसके साथ एक छोटा सा कार्ड जो अनन्या ने पत्तों पर लिखा था। और चाहिए तो नीले दरवाजे वाली इमारत पर आओ कल सुबह। वो सिर्फ खाना नहीं था, वो उस कार्ड का टिकट था। भाग 6, अमीरों का द्वार, टारगेट द एलीट। स्थान, गिल्ड डिस्ट्रिक्ट का प्रवेश द्वार। समय, शाम की चाय का वक्त। दूसरी तरफ प्रताप और मीरा खड़े थे। यहां मजदूर नहीं बल्कि अमीर व्यापारियों के गार्ड्स और असिस्टेंट्स आते जाते थे। ये लोग भूखे नहीं थे, लेकिन ये बोर थे। रोज वही खाना खाकर तंग आ चुके थे। मीरा ने एक अलग रणनीति अपनाई। उसने खाना मुफ्त में नहीं बांटा, उसने उसे एक्सक्लूसिव दिखाया। उसने एक छोटी सी मेज लगाई और उस पर सिर्फ 50 बॉल सजाकर रखे। एक गार्ड जो सोने का कवच पहने था पास आया। ये क्या कचरा बेच रही हो? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कचरा नहीं है सर, ये रॉयल गोल्डन स्नैक है। ये सिर्फ खास लोगों के लिए है, हमारे पास बहुत कम बचा है। गार्ड का अहंकार, ईगो जाग गया। खास? लाओ, मैं चखता हूं।
उसने खाया। मसाले ने उसकी जीभ पर डांस किया। गार्ड ने स्वीकार किया, बुरा नहीं है, बहुत अलग है। मीरा ने उसे एक पैकेट जिसमें 5 बॉल्स थे दिया। ये लीजिए, अपने मालिक को भी जो KHAIYEGA, और कहिएगा कि पृथ्वी के बावर्ची शहर में आ गए हैं। गार्ड उस पैकेट को किसी खजाने की तरह लेकर गया। मीरा जानती थी अगर मालिक को पसंद आ गया तो वो कल पूरी दुकान खरीद लेगा। भाग 7, थकान और उम्मीद की रात, द नाइट बिफोर। स्थान, नई इमारत। समय, रात के 10 बजे। टीम्स वापस आ गईं। सारे बक्से खाली थे। वे बुरी तरह थके हुए थे। राघव का गला चिल्ला चिल्ला कर बैठ गया था। रोहित के पैर दुख रहे थे। वे सब खाली हॉल के फर्श पर लेट गए। अनन्या, राघव, तुम्हें लगता है वो आएंगे? हमने मुफ्त में खिलाया, शायद वो सिर्फ मुफ्तखोर हों। राघव ने छत, जहां अब तारे दिख रहे थे क्योंकि छत टूटी थी, की तरफ देखा। अनन्या, भूख की एक याददाश्त होती है। आज रात उन हजारों लोगों के मुंह में हमारे मसाले का स्वाद रहेगा। वो सो नहीं पाएंगे। वो अपने दोस्तों को बताएंगे। कल देखना, ये खाली हॉल छोटा पड़ जाएगा। जिम कोने में बैठा अपने हिस्से का खाना खा रहा था। जिम ने लोगों की बातें सुनी। जिम ने कहा, वो कह रहे थे कि नीला दरवाजा जादू का दरवाजा है। वो आएंगे, जिम को यकीन है। भाग 8, सैलाब, द फ्लड। समय, अगले दिन सुबह 6 बजे, दुकान खुलने से 2 घंटे पहले। राघव गहरी नींद में था। अचानक प्रताप ने उसे हिलाकर उठाया। बॉस, उठो, जल्दी। राघव हड़बड़ाकर उठा। क्या हुआ? हमला हुआ? लुटेरे आए? प्रताप, नहीं बॉस, बाहर देखो। राघव, मीरा, रोहित सब दौड़कर बालकनी पर गए। नीचे का नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। दुकान अभी खुली भी नहीं थी, लेकिन उस नीले और सुनहरे दरवाजे के बाहर भीड़ थी। लंबी लाइन। मजदूर अपनी दिहाड़ी लेकर खड़े थे। गार्ड्स अपने मालिकों के रथ, चैरियट्स लेकर खड़े थे। आम नागरिक अपने बच्चों को लेकर खड़े थे। हजारों लोग सिर्फ एक चीज के इंतजार में, वो मसाले वाला जादुई गोला। शोर गूंज रहा था, तारांकन, दरवाजा खोलो, हमें खाना है। राघव की आंखों में चमक आ गई। उसने पीछे मुड़कर अपनी टीम को देखा। रोहित, काउंटर संभालो। रहमत, भट्टियां जलाओ। प्रताप, रोबोट्स को एक्टिव करो। दोस्तों, हमारा बिजनेस शुरू हो गया है। राघव ने अपनी जैकेट ठीक की। वो नीचे गया और उसने वो भारी नीला दरवाजा खोल दिया। सूरज की रोशनी अंदर आई और उसके साथ आया सफलता का सैलाब। अध्याय 12 समाप्त। कहानी का विश्लेषण। 1. स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट। प्रताप का रोबोट प्लान दिखाता है कि वे अब सिर्फ दोस्त नहीं, एक संगठित कॉरपोरेशन बन रहे हैं। 2. मार्केटिंग जीनियस। फ्री सैंपल की रणनीति, सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी, रियल वर्ल्ड बिजनेस का एक बहुत मजबूत हिस्सा है। राघव ने इसे यहां बखूबी इस्तेमाल किया। 3. जिम्स इंपॉर्टेंस। जिम के बिना वे सही लोगों, टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाते। 4. द हुक। सुबह की भीड़ ने साबित कर दिया कि उनका प्लान काम कर गया। अगला कदम, दुकान चल पड़ी है, पैसा आ रहा है, लेकिन इतनी भीड़ को संभालना आसान नहीं होगा। और लोकल माफिया, जिसने पहले उन्हें कम आंका था, अब इस नई सफलता को देखकर जलने लगा है। क्या वे हफ्ता वसूली, एक्सटॉर्शन के लिए आएंगे? ये द क्रोनोस सागा का अध्याय 13 है। इस भाग में हम सफलता के नशे और उसके साथ आने वाली जिम्मेदारियों के द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट को देखेंगे। जब जेब में पैसा आता है तो सपने बड़े हो जाते हैं, लेकिन खतरे भी बड़े हो जाते हैं। ये अध्याय उस बोर्ड मीटिंग के बारे में है जो फर्श पर बैठकर हुई थी, और उस लड़ाई के बारे में है जिसने उनके उसूलों को परखा। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज सोने की खनक के साथ साथ हड्डियों के टूटने की आवाज भी आएगी। अध्याय 13, रेशियो 3500 सिक्के, 7 सपने और एक दंगा। भाग 1, सोने का पहाड़, द माउंटेन ऑफ गोल्ड। स्थान, द इटर्नल कैफे का मुख्य हॉल, बंद दरवाजों के पीछे। समय, पहले दिन की रात, 11 बजे। नीला और सुनहरा दरवाजा बंद हो चुका था। बाहर का शोर थम गया था, लेकिन अंदर सांसों की आवाज भी गूंज रही थी। वे सातों दोस्त हॉल के बीच में जमीन पर बैठे थे। उनके बीच में एक लकड़ी का बड़ा संदूक रखा था, जिसे उन्होंने आज ही कबाड़ से खरीदा था। राघव ने संदूक को पलटा। छन, खनक, थड। सोने के सिक्कों का एक झरना संदूक से गिरा और फर्श पर फैल गया। 3500 सिक्के।
क्रोनोस ग्रह के सिक्के पृथ्वी जैसे गोल और सपाट नहीं थे। वे अष्टकोणीय, ऑक्टैगनल थे और एक अजीब सी धातु के बने थे जो अंधेरे में हल्का सा चमकते थे, ग्लो। उस ढेर की रोशनी उनके थके हुए चेहरों पर पड़ रही थी। रोहित ने सिक्कों के ढेर में अपना हाथ डाला और उन्हें ऊपर उछाला। अमीर, रोहित चिल्लाया। हम अमीर हो गए। कल तक हम भिखारी थे, आज हम राजा हैं। अनन्या एक सिक्का उठाकर उसे ध्यान से देख रही थी। यकीन नहीं होता कि लोगों ने मक्के के गोले के लिए इतना सोना दिया। रहमत किचन के दरवाजे पर खड़ा था। उसके एप्रन पर तेल और मसाले के दाग थे। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी कमर दर्द से झुकी हुई थी। मेहनत का फल मीठा होता है, पर यह तो सोने का है। राघव ने सिक्कों को नहीं देखा, उसने अपनी टीम को देखा। ये सिर्फ पैसा नहीं है दोस्तों, राघव ने गंभीर आवाज में कहा। ये ईंधन, फ्यूल है, हमारे सपने का ईंधन। लेकिन सवाल ये है, हम इसे जलाएंगे कहां? भाग 2, 7 दिमाग, 7 रास्ते, द ग्रेट डिबेट। राघव ने एक रजिस्टर जो उसने बनाया था खोला। हमारे पास 3500 सिक्के हैं, हमें इन्हें इन्वेस्ट करना है। बताओ क्या प्लान है? कमरे में बहस शुरू हो गई। हर किसी का नजरिया अलग था और हर कोई सही था। 1, रहमत का सुझाव, द शेफ्स डिमांड। रहमत सबसे पहले बोला, देखो भाई, मेरा किचन छोटा पड़ रहा है। आज मैंने 5000 बॉल्स बनाए, लेकिन अगर कल 10,000 ग्राहक आए तो मेरा चूल्हा फट जाएगा। मांग, मुझे 1000 सिक्के चाहिए। मैं एक इंडस्ट्रियल सोलर ओवन खरीदना चाहता हूं जो एक बार में 500 रोटियां सेक सके। और मुझे मसाले चाहिए, असली मसाले। 2, अनन्या का सुझाव, द फार्मर्स विजन। अनन्या ने टोका, रहमत, ओवन का क्या करोगे अगर सब्जी ही नहीं होगी? मेरी ग्रोथ पावर की भी एक सीमा है, मैं थक जाती हूं। मांग, मुझे 800 सिक्के चाहिए। मुझे बिल्डिंग के पीछे एक हाइड्रोपोनिक सिस्टम लगाना है और मुझे जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज खरीदने हैं जो इस ग्रह की हवा में अपने आप उगे। 3, रोहित का सुझाव, द लग्जरी प्लान। रोहित ने सिक्कों का एक टावर बनाते हुए कहा, तुम लोग बोरिंग हो। ग्राहक यहां सिर्फ खाने नहीं आते, वाइब के लिए आते हैं। आज देखा नहीं, लोग खड़े खड़े थक गए थे। मांग, मुझे 1200 सिक्के चाहिए। मैं फर्नीचर लाऊंगा, आरामदायक कुर्सियां और सबसे जरूरी, एक साउंड सिस्टम। जब तक गाना नहीं बजेगा खाना हजम कैसे होगा? 4, प्रताप का सुझाव, द डिफेंस स्ट्रैटेजी। प्रताप अपनी राइफल साफ कर रहा था। उसने सबको घूर कर देखा। तुम लोग फर्नीचर और ओवन की बात कर रहे हो? आज मैंने देखा कि कुछ लोग जेबकतरे थे और कुछ गुंडे हमें दूर से देख रहे थे। मांग, मुझे 1500 सिक्के चाहिए। मुझे रोबोट्स को अपग्रेड करना है, उनके लिए स्टन गन्स और फोर्स फील्ड खरीदनी है। अगर कल हमला हुआ तो कुर्सियां नहीं बचाएंगी। 5, आयुषी का सुझाव, द ह्यूमन टच। आयुषी चुप थी। जब सबने उसकी तरफ देखा तो उसने धीरे से कहा, जिम। सब हैरान थे। क्या? मांग, जिम और उसके जैसे मजदूर, उन्होंने आज हमारी मदद की। जिम ने तो पैसे भी नहीं मांगे। हमें 500 सिक्के अलग रखने चाहिए, हमारे स्टाफ की सैलरी और उनके खाने के लिए। अगर हम उन्हें खुश रखेंगे तो वो वफादार रहेंगे। 6, मीरा का सुझाव, द सेफ्टी नेट। मीरा सबसे व्यावहारिक, प्रैक्टिकल थी। राघव, हम अभी अभी सेट हुए हैं, अगर कल को मंदी आ गई या टैक्स वाले आ गए? मांग, हमें कम से कम 2000 सिक्के बचत सेविंग्स में रखने चाहिए, इमरजेंसी फंड। 7, राघव का फैसला, द लीडर्स विजन। सब अपनी अपनी बात पर अड़ गए। शोर बढ़ने लगा। किचन जरूरी है, नहीं सुरक्षा जरूरी है। पैसे बचाओ। राघव ने मेज पर हाथ मारा। शांत। सब चुप हो गए। राघव ने सिक्कों के ढेर को देखा। हम सब सही हैं और इसीलिए हम सब गलत भी हैं। हम टुकड़ों में सोच रहे हैं। राघव ने फैसला सुनाया। किचन, रहमत, तुम्हें 800 सिक्के मिलेंगे। ओवन खरीदो, खाना रुकना नहीं चाहिए। कच्चा माल, अनन्या, तुम्हें 500 सिक्के। बीज लाओ। स्टाफ, आयुषी सही है। जिम को 200 सिक्के एडवांस बोनस दो और 10 नए मजदूर काम पर रखो। बाकी बचे हुए 2000 सिक्के हम वॉल्ट में रखेंगे। अभी कोई फर्नीचर नहीं, कोई फैंसी लाइट नहीं। लोग जमीन पर बैठकर खाएंगे। उन्हें स्वाद से मतलब है, कुर्सी से नहीं। प्रताप के लिए। प्रताप, रोबोट्स अभी काफी हैं। अपनी एंट्रोपी शील्ड का इस्तेमाल करो। अभी हथियारों पर खर्च नहीं करेंगे। निर्णय हो चुका था। कोई पूरी तरह खुश नहीं था, लेकिन सब संतुष्ट थे।
ये एक संतुलित शुरुआत थी। भाग 3, दूसरा दिन माइनस, उमड़ता हुआ जनसैलाब, द सेकेंड वेव। समय, अगला दिन सुबह 9 बजे। राघव का अनुमान सही था। कल की फ्री चखने वाली स्कीम, फ्री सैंपलिंग ने आग लगा दी थी। शहर के हर कोने में खबर फैल गई थी, नीले दरवाजे वाली दुकान में ऐसा खाना मिलता है जो जादुई है। दुकान खुलने से पहले ही बाहर 2 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई थी। और ये भीड़ सिर्फ मजदूरों की नहीं थी। आज भीड़ में विविधता, वैरायटी थी। खदान मजदूर अपनी धूल भरी वर्दी में, छोटे व्यापारी अपने बही खाते लिए हुए, छात्र जो लंच के लिए आए थे, गिल्ड के अमीर जो अपनी पालकियों, हॉवर पैलेंक्विन्स में आए थे और लाइन तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जिम, जिसे अब फ्लोर मैनेजर बना दिया गया था, पागलों की तरह भाग रहा था। उसके चारों हाथ काम कर रहे थे, 2 हाथों से टोकन बांट रहा था, 2 हाथों से लोगों को लाइन में कर रहा था। अंदर रहमत का नया सोलर ओवन आग उगल रहा था। एक तरफ से आटा जाता, दूसरी तरफ से फूली हुई रोटियां निकलती। रोहित काउंटर पर बैठा था। सिक्के गिनते गिनते उसकी उंगलियां दुखने लगी थीं। चिंग चिंग चिंग, मशीन की रफ्तार से पैसा आ रहा था। लेकिन एक समस्या थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी और क्रोनोस के 2 सूर्यों की गर्मी बढ़ रही थी। लोग पसीने से लथपथ थे, भूखे थे और चिड़चिड़े हो रहे थे। हवा में तनाव, टेंशन महसूस किया जा सकता था। भाग 4, ग्रोक का आगमन, एंटर द बुली। समय, दोपहर के 12:30 बजे। भीड़ के बीच हलचल हुई। एक बहुत बड़ी, भारी भरकम होवर कार, हवा में तैरती गाड़ी आई और सीधे लाइन के बीच में रुक गई। उसमें से 4 गार्ड्स उतरे। उन्होंने काले कवच, आर्मर पहन रखे थे, जिन पर एक टूटी हुई खोपड़ी का निशान था। ये निशान माइनिंग गिल्ड का था, शहर का सबसे ताकतवर और क्रूर संगठन। उनके पीछे से उनका मालिक उतरा। उसका नाम था ग्रोक। वो 8 फीट लंबा था। उसकी त्वचा पत्थर जैसी सख्त थी। उसके गले में सोने की मोटी चेन थी। ग्रोक ने लाइन में लगे सैकड़ों लोगों को ऐसे देखा जैसे वे कीड़े मकोड़े हों। वो सीधा मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ा। रास्ते में एक बूढ़ा एलियन खड़ा था। ग्रोक ने उसे ठोकर मार दी। हटो, रास्ता दो। बूढ़ा गिर गया। उसका खाना, जो वो घर ले जाने के लिए लाया था, गिरकर बर्बाद हो गया। भीड़ में गुस्सा था, लेकिन डर ज्यादा था। कोई कुछ नहीं बोला। ग्रोक दरवाजे पर पहुंचा। वहां प्रताप खड़ा था। उसके साथ 2 टाइटन बोट्स थे। प्रताप ने अपनी राइफल ग्रोक के सीने के आगे कर दी। रुको, प्रताप ने अपनी भारी आवाज में कहा। लाइन पीछे है। ग्रोक हंसा। उसकी हंसी बादलों की गरज जैसी थी। लाइन? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं ग्रोक हूं। इस जमीन के नीचे का सारा सोना मेरा है। मैं लाइन में नहीं लगता। उसने प्रताप की राइफल को धकेल दिया। हटो, छोटे सिपाही, मुझे भूख लगी है। भाग 5, दंगल, द ब्रॉल। प्रताप हिला नहीं। यहां सिर्फ एक ही नियम है, प्रताप ने शांत लेकिन खतरनाक आवाज में कहा। पहले आओ, पहले पाओ, चाहे तुम राजा हो या रंक। पीछे जाओ। ग्रोक का अहंकार, ईगो चोट खा गया। सैकड़ों लोगों के सामने एक मामूली गार्ड ने उसे रोका। ग्रोक का चेहरा लाल हो गया। तुम्हारी हिम्मत? ग्रोक ने अपना काइनेटिक हथौड़ा, किनेटिक हैमर निकाला और प्रताप पर वार कर दिया। प्रताप एक पूर्व कमांडो था। वो बिजली की तेजी से झुका। हथौड़ा हवा में घूम गया। प्रताप ने अपनी राइफल की बट से ग्रोक के पेट में मारा। थर्ड, ग्रोक 2 कदम पीछे हटा। यह युद्ध का ऐलान था। मारो इसे, ग्रोक चिल्लाया। उसके 4 गार्ड्स प्रताप पर झपट पड़े। हंगामा, केओस। प्रताप ने एक गार्ड को लात मारकर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। टाइटन बोट्स ने अपने स्टन बैटन, बिजली के डंडे निकाल लिए। जैप जैप, भीड़ चीखने लगी। भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। अंदर राघव ने शोर सुना। रोहित, काउंटर संभालो। मीरा, पैसा वॉल्ट में डालो। राघव काउंटर के ऊपर से कूदा और बाहर भागा। बाहर का नजारा युद्ध के मैदान जैसा था। ग्रोक के गार्ड्स ने अपनी लेजर गन्स निकाल ली थी। वे भीड़ पर फायर करने ही वाले थे। प्रताप अकेला पड़ गया था। भाग 6, राघव का न्याय, द वर्डिक्ट। राघव सीढ़ियों पर खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ हवा में उठाया। रुक जाओ। उसकी आवाज में कोई जादुई शक्ति नहीं थी, लेकिन एक सम्राट का आदेश था। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ग्रोक, जो प्रताप को मारने जा रहा था, रुक गया। राघव धीरे धीरे नीचे उतरा।
वह निहत्था था। वो सीधे ग्रोक के पास गया जो उससे दुगना बड़ा था। राघव, मेरे दुकान के बाहर हथियार निकालना मना है। ग्रोक, तुम्हारे गार्ड ने मेरी बेइज्जती की। मैं इस दुकान को खरीद कर इसे जला दूंगा। राघव ने भीड़ की तरफ देखा। उसने उस बूढ़े एलियन को देखा जिसे ग्रोक ने धक्का दिया था। वो अभी भी जमीन पर पड़ा था, रो रहा था। राघव ने ग्रोक की आंखों में देखा। तुम अमीर होगे ग्रोक, लेकिन यहां तुम सिर्फ एक ग्राहक हो और तुमने मेरे एक ग्राहक बूढ़े को चोट पहुंचाई है। राघव ने उंगली उठाई। माफी मांगो। ग्रोक हक्का बक्का रह गया। क्या? राघव, उस बूढ़े से माफी मांगो और उसका जो खाना गिरा है उसका हर्जाना दो, वरना। ग्रोक हंसा। वरना क्या? तुम क्या करोगे रसोइये? राघव की शक्ति का प्रदर्शन, द पावर मूव। राघव ने ग्रोक के कंधे पर हाथ रखा। उसने अपनी टाइम पॉज, समय रोकने की शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। वो अपनी पहचान छुपाना चाहता था, लेकिन उसने ग्रोक को अपनी आंखों से डराया। उसने ग्रोक के कान में फुसफुसाया, वरना मैं तुम्हारा नाम ब्लैकलिस्ट में डाल दूंगा, तुम्हें, तुम्हारे परिवार को और तुम्हारे पूरे गिल्ड को। यहां से कभी एक दाना अन्न नहीं मिलेगा। तुम सोने के ढेर पर बैठकर सड़ा हुआ मांस खाओगे, जबकि पूरा शहर दावत उड़ाएगा। ये धमकी किसी भी तलवार से ज्यादा गहरी थी। ग्रोक जानता था कि इस शहर में ताजा खाना सिर्फ यही मिलता है। अगर वो बैन हो गया तो वो अपने समाज में हंसी का पात्र बन जाएगा। ग्रोक का पसीना छूट गया। उसने अपनी गन नीचे की। वो उस बूढ़े के पास गया। उसने अपनी जेब से एक सोने का सिक्का फेंका। लो, माफ करो। फिर वो राघव की तरफ मुड़ा। मैं याद रखूंगा रसोइये। ग्रोक अपनी कार में बैठा और चला गया। भाग 7, जनता का नायक, द हीरो ऑफ द मैसेस। ग्रोक के जाते ही भीड़ ने तालियां बजानी शुरू कर दी। राघव भाई जिंदाबाद। न्याय हो गया। मजदूरों के लिए ये एक चमत्कार था। पहली बार किसी अमीर ने किसी गरीब से माफी मांगी थी। राघव अब सिर्फ एक दुकानदार नहीं था, वो उनका हीरो बन गया था। प्रताप ने राघव के पास आकर धीरे से कहा, बॉस, तुमने सही किया, लेकिन तुमने एक बहुत ताकतवर दुश्मन बना लिया है। ग्रोक वापस आएगा। राघव ने भीड़ को देखा जो अब और भी जोश में थी। आने दो प्रताप, आज हमने पैसे कमाए हैं, लेकिन आज हमने वफादारी, लॉयल्टी भी कमाई है, और वफादारी सोने से ज्यादा कीमती होती है। राघव ने जिम को इशारा किया। चलो, दुकान वापस खोलो, शो अभी खत्म नहीं हुआ है। उस शाम उनकी कमाई 5000 सिक्के पार कर गई, लेकिन हवा में एक नया तनाव था। अब वे छिप नहीं सकते थे। वे अब खिलाड़ी बन चुके थे और खेल खतरनाक हो गया था। अध्याय 13 समाप्त। कहानी का विश्लेषण। 1. कॉन्फ्लिक्ट। ग्रोक के साथ लड़ाई ने कहानी को एक नया मोड़ दिया। अब ये सिर्फ बिजनेस नहीं, क्लास वॉर, अमीर बनाम गरीब भी है। 2. कैरेक्टर स्ट्रेंथ। राघव का निडर होकर खड़े होना उसे एक सच्चा लीडर बनाता है। 3. फ्यूचर थ्रेट। ग्रोक की धमकी खाली नहीं जाएगी, वो वापस आएगा, और शायद इस बार वो अकेले नहीं आएगा। 4. ग्रोथ। टीम ने समझ लिया कि पैसे के साथ साथ उन्हें अपनी ताकत भी बढ़ानी होगी। अगला कदम, ग्रोक अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए द डीके सिंडिकेट के पास जाएगा। वे राघव की सप्लाई लाइन काटने की कोशिश करेंगे। क्या अनन्या का खेत सुरक्षित है?